नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम स्वागत करने वाले हैं भारत में किनका? यूरोपीय लोगों का। थाली सजा के तैयार रखो सब, स्वागत करने वाले हैं उनका हम, और अपने हाथों से सजा कर उनको हम अपना भारत का साम्राज्य उनको तोहफे में देंगे। क्योंकि हम लोग गद्दारी नहीं करते, हम लोग लड़ते भिड़ते नहीं एक दूसरे से, तो वो लोग हम पे राज कभी नहीं कर पाते। चलो कोई नहीं, खैर। तो ये जो अपना चैप्टर चल रहा है, इसमें हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, भूमिका तैयार कर रहे हैं किसकी? आधुनिक भारतीय इतिहास की। जिसमें हमने सबसे पहले देख लिया था, पहला जो चैप्टर था उसमें हमने देख लिया था कि 18वीं सदी का जो संक्रमण काल होता है उसमें, और किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है ना। फिर उसमें हमने देख लिया था कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में छोटे छोटे साम्राज्य जो हैं वो उभर कर सामने आ जाते हैं, है ना। हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, अवध हो गया, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, बुंदेलखंड, है ना, राजपूत राज्य हो गया, जाट राज्य हो गया। ये सब छोटे छोटे राज्य फिर हमने देख लिए थे, है ना। फिर हमने वो पेशवा हुआ करते थे, आरंभिक पेशवा, उनकी क्या उपलब्धियां रही, वो पेशवाओं के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली, है ना। और किस प्रकार से बालाजी विश्वनाथ नाम का जो पेशवा हुआ था, वो उसने पेशवाई जो है उसको ताकतवर बनाना शुरू किया था, और अंतम किसने कर दिया? अंत कर दिया बाजीराव द्वितीय ने, अंग्रेज़ों से सहायक संधि करके फिर उसने अंत कर दिया। वहाँ तक हमने कल देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय लोग आए, और पहले कौन आया, बाद में कौन आया, कौन सा जो है यूरोपीय जो साम्राज्य था वो कौन सी जगह पर उनका साम्राज्य रहा, है ना। कौन कौन से राज्यों को जीता उन्होंने, भारत के कौन से राज्यों से उनकी लड़ाई हुई, है ना। वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुगल काल में ही पुर्तगाली वगैरह लोग, ये यूरोपीय लोग आने लगे थे। मैंने बताया कि जहांगीर के दरबार में, बताया था मैंने आपको, जहांगीर के दरबार में यूरोपीय लोग आए थे। विलियम फिंच आया था, है, टॉमस रो, हॉकिंस, इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है उनके दरबार में आने लगते हैं और यहाँ पर आके व्यापार शुरू करने लगते हैं, है ना। यूरोपीय में फिर देखिए ब्रिटिश आए, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनिश, डच, इस प्रकार से लोग जो है यूरोपीय यहाँ पर आते गए, है ना। इस प्रकार से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, और 1664 में फ्रांसीसियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली गई थी, है ना। इस प्रकार से अलग अलग टाइम पर कंपनियां बना ली गई, और फिर उनको बोला ये कंपनियां देखे। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो ब्रिटिश पहले 1600 ईस्वी में कंपनी स्टार्ट होगी, तो डच पहले कैसे आगे 1602 में इनकी कंपनी बनी है। ये कंपनी अपने अपने देश में बनी है, फिर उन कंपनियों को भारत में आने की पूरी इजाज़त दी जाएगी, पूरा अधिकार इनको दिया जाएगा, जैसे भारत इनके बाप का हो वैसा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग भारत में व्यापार करने आए। देखो, व्यापार तो पहले यूरोप से हमारा पहले भी होता था, इनसे पहले भी यूरोप से व्यापार हमारा होता था। प्राचीन काल में हमने देखा किस प्रकार से रोमन साम्राज्य के साथ अपने व्यापार हुआ करता था, परंतु वो व्यापार किससे हुआ करता था? स्थल मार्ग से ज़्यादा होता था। जैसे इस प्रकार से ये रेशम मार्ग देखिए पूरा, है ना, भारत से देखिए भड़ोच वगैरह से, यहाँ से पश्चिमी तट है अपना भारत का, यहाँ से व्यापार हुआ करता था, ये फारस की खाड़ी में। फिर इस प्रकार से अदन की खाड़ी, है ना, ये लाल सागर तक यहाँ पर तक जाती थी, क्योंकि तब तक ये सुएज कैनाल नहीं बनी थी, है ना। तो यहाँ से फिर इजिप्ट जाके फिर यहाँ से स्थल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है क्या हुआ करता था? एक साम्राज्य हुआ करता था, बाइजेंटाइन साम्राज्य। नाम आपने सुना होगा अगर आप मेरी पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो। प्राचीन काल में हमने बाइजेंटाइन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की बात करी थी। तो यहाँ पर हुआ करता था बाइजेंटाइन साम्राज्य, इतनी दूर तक फैला हुआ, है ना। अब देखिए होता क्या है, ये है बाइजेंटाइन साम्राज्य, और इसकी राजधानी ये है कुस्तुनतुनिया। ये जो इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब कुस्तुनतुनिया ही है। आज यहाँ पर कौन सा देश है? तो आज यहाँ पर है तुर्की नाम का देश, और ये जो कुस्तुनतुनिया हुआ करता था वो कुस्तुनतुनिया आज का इस्तांबुल है ना। तो देखिए ये एशिया को यूरोप से ये छोटा सा स्थलखंड यहाँ हुआ करता था। अब तो यहाँ पर पूरा कैनाल बना देगी, ये पुल वगैरह यहाँ पर बना हुआ है। तो ये छोटा सा क्षेत्र जो है ना, वो एशिया को यूरोप से जोड़ा करता था। तो व्यापार अपना कहाँ से होता था? इस प्रकार से व्यापार यहाँ से हुआ करता था, यहाँ से, फिर यहाँ से सलमार्ग से व्यापार जाया करता था। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये जो कुस्तुनतुनिया बाइजेंटाइन साम्राज्य होता है ना, इस साम्राज्य पर हमला कर दिया जाता है। किसके द्वारा? उस्मानी साम्राज्य के द्वारा। ये जो सेल्जुक सल्तनत यहाँ दिखा रखी है ना, ये उस्मानी साम्राज्य हुआ करता था, ये इस पर हमला कर देता है 15वीं शताब्दी में। उसके बाद में हमला करने के बाद में
बाइजेंटाइन साम्राज्य हार जाता है और यहाँ पर उस्मानी साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो जाती है, जो बाद में आगे चल के ओटोमन साम्राज्य बनता है ना। अब क्या हुआ, इन लोगों ने यहाँ से व्यापार करना, इधर से इन्होंने क्या कर दिया, अवरोध उत्पन्न कर दिया इसमें कि भैया अब जो है आप इधर से व्यापार नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ समझिए, पहले जो व्यापार यहाँ से इस प्रकार से हुआ करता था, यहाँ से चल के इस प्रकार से, मैं एक बार साफ कर दूं, तो यहाँ से इस प्रकार से जाके हुआ करता था ये यूरोप में। अब इन लोगों ने यहाँ पर आके क्या कर दिया, यहाँ पर आके इनने पूरा वो बैन कर दिया कि भैया अब हम लोग यहाँ से आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो यूरोपीय लोगों का व्यापार जो होता था पहले, वो व्यापार अब समाप्त हो गया। अब यूरोपीय लोग व्यापारी जो है, यूरोपीय व्यापारी पहले व्यापार कैसे करते थे, सीधा इंडिया से व्यापार पहले नहीं होता था। यहाँ से अरबी व्यापारी जो थे वो भारत से व्यापार में संलग्न रहते थे और अरबी व्यापारी जो है फिर यूरोपियों को सामान बेचा करते थे। तो जैसे कि काली मिर्च वगैरह हो गया, मसालों का ज़्यादातर व्यापार हुआ करता था। यवन पीरियड मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, जब हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता है और रोमन साम्राज्य में उसकी बहुत मांग होती है। देखिए उस काल में रोमन साम्राज्य जो है वो बहुत दूर दूर तक फैला रहता है। यहाँ तक रोमन साम्राज्य इस प्रकार से फैला रहता है, यहाँ तक पूरा, है ना। तो इनका व्यापार किसकी वजह से होता है, इनका व्यापार अरबी व्यापारियों के साथ मिलकर होता है। बाद में यहाँ पर उस्मानी साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो जाती है, कुस्तुनतुनिया जो है वो उसको जीत लिया जाता है और इस प्रकार से बाद में अब यूरोपीय लोग हैं उनका व्यापार तो समाप्त हो गया भारत से, ठीक है। और वैसा भी उनको लगता था कि यार ये काली मिर्च वगैरह आती कहाँ से, पता तो लगाना हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसा तो बात नहीं बनेंगी। अब यूरोपीय लोग देखिए क्या हुआ करते थे, इस मामले में थोड़े बहादुर भी हुआ करते थे। अब आप अगर सागर में आप जा रहे हो तो बहादुरी तो उसे कहोगे कि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, रास्ता ही नहीं पता, और आप सागर में उतर गए हो तो इसे बहादुरी नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे। भारतीय लोग इस मामले में थोड़े वैसा थे कि समुद्र पार करोगे तो पाप लग जाएगा, है ना। आधुनिक काल तक ऐसा चला करता था, है ना। भारतीय लोग जो है वो सिंधु को पार नहीं किया करते थे। अब देखिए सबसे पहले स्पेन वाले जो है वो बीड़ा उठाते हैं कि भैया हम जो है वो अब खोज करेंगे भारत की समुद्र मार्ग से। देखिए कुछ लोग यहाँ पर जिनमें थोड़ा सा ज्ञान की कमी कह सकते हो या नया ज्ञान शुरू होता है, वो क्या कहते हैं, भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने की। देखिए भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की है, भारत तो पहले ही सही था भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में भारत नहीं था क्या, समुद्र मार्ग से वास्को डी गामा ने खोज की, ये है सही, है ना। कुछ लोग जिद पढ़ते हैं, एक बार जिद पढ़ा था मुझसे भी कोई अज्ञानी बालक, है ना। तो स्पेन वाले लोग बीड़ा उठाते हैं कि हम भारत को ढूंढेंगे और स्पेन के लोग जो है तैयार करते हैं कोलंबस को। क्रिस्टोफर कोलंबस इसका पूरा नाम होता है। और ये कोलंबस देखिए, कोलंबस कहाँ का था, वैसे तो ये कोलंबस होता है इटली का। ये देखिए है क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का व्यक्ति, ये इटली का वैसे तो होता है, परंतु स्पेन के लिए, स्पेन के राजा के आदेश पर ये काम करता है। तो इसको बीड़ा दिया जाता है। ये बोले क्रिस्टोफर भाई साहब आप चले जाओगे, ढूंढ लोगे इंडिया को, बोले ढूंढ लूँगा, आप मेरे को इतना इतना सामान दे दो। तो राजा ने आदेश देके पूरे जहाज वहाज जितना बोला, भाई देखो ये जहाज ले लो और चलो, खाने पीने का रसद सब इसके साथ रख दी, और ये भाई साहब निकल गए वहाँ से स्पेन से भारत को ढूंढने, है ना। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ से ये भारत को ढूंढने निकलते हैं। इनको आना तो था इस तरफ, यहाँ से इधर भारत को ऐसा ढूंढना था, परंतु भाई साहब रास्ता भूल गए और ये कहाँ पर पहुँच गए, ये पहुँच जाते हैं यहाँ पर अमेरिका में। अब समुद्र है दूर दूर तक, ना तुम्हें कोई पेड़ दिखे ना पौधा दिखे, कुछ नहीं दिखे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, दिशा का ज्ञान नहीं होगा, आसानी से जो है वो दिशा भ्रम हो सकता है सॉरी। जिस प्रकार से मरुस्थल में दिशा भ्रम का शिकार हो जाते हैं व्यक्ति, तो ये भी दिशा भ्रम का शिकार हो जाते हैं और ये भारत की जगह पर कहाँ पहुँच जाते हैं, ये पहुँच जाते हैं अमेरिका में। अब ये लोग अमेरिका में पहुँचते हैं और इनको तो बड़ा मज़ा आ जाता है कि वाह भाई वाह, राजा से इनाम मिलेगी, हमने इंडिया ढूंढ लिया। सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं और भागने लगते हैं। तो ये देखिए ये है कोलंबस साहब। कोलंबस रुकते भाई साहब एक मिनट रुको, भाग के मत जाओ, भाग के जाओगे तो वो सामने जो चीज़ है ना उसको लसर बिलाई चाट जाएगी। देखिए ये राजस्थान में से कहा होता है कि किसी भी चीज़ को हड़बड़ी से अगर भाग के करोगे तो लसर बिलाई चाट जाया करती है राजस्थान में उस चीज़ को, है ना। तो ये कहते भाई साहब रुको एक बार रुको, पहले मैं भगवान को तो शुक्रिया अदा कर लूँ। तो भाई साहब देखो यहाँ बैठे हैं और ये भगवान को पहले शुक्रिया अदा करते हैं, हे भगवान आपने हमसे जो है भारत ढूंढवाने में हमारी मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये भाई साहब बोलते हैं कि चलो अब चलते हैं आगे, चल के पूछते हैं भाई भारत पहुंच गया कि नहीं पहुंच गए। आगे से एक आदमी आ रहा होता है तो कोलंबस उसको रोकता है और पूछता है कि भाई साहब ये कौन सा देश है। तो आदमी बोलता है भाई साहब ये तो अमेरिका है। तो वो ये अमेरिका है,
तो पीछे पीछे और लोग चल रहे होते हैं, ये पूछते अमेरिका यार, ये हम तो भारत आए थे, अमेरिका कहाँ पहुँच गए। तो कोलंबस कहता है अरे भाई चुप रहो तुम, इस आदमी को खुद को नहीं पता, ये मुझे शक्ल से ये 10 रुपया वाला लग रहा है। 2-4 आदमी को और पूछते, दूसरे पूछते हैं, तो वो जाते हैं उधर मोहल्ले वल्ले में और 1-2 आदमी पूछते भाई साहब ये कौन सा देश है, तो बोले ये तो अमेरिका है। फिर 2-4 को और पूछते हैं, बोले तो ये अमेरिका है। फिर कंफर्म हो जाता है कि यार भारत नहीं, हम तो अमेरिका आ गए हैं। और फिर वहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग थे, उनको रेड इंडियन कहा जाता है आज भी, क्योंकि ये तो वहाँ पर इंडियन के भरोसे गए थे ना, इसलिए उनके स्थानीय लोगों को आज भी रेड इंडियन कहा जाता है। तो इन्होंने बेचारों ने, कोलंबस ने गलती से खोज किसकी कर दी, अमेरिका की। अब देखिए इसके बाद में, स्पेन के बाद में पुर्तगाल के राजा की बारी आती है। स्पेन और पुर्तगाल इस मामले में सबसे ज़्यादा आगे हुआ करते थे खोजी अभियान चलाने में। अब पुर्तगाल के राजा जो है वो बुलाते हैं दरबारियों को और वहाँ अपने दरबारियों को, और कहते हैं भैया भारत को ढूंढना है, कौन जा सकता है। तो सब लोग नाम लेते हैं कि भाई साहब वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति है, वो जा सकता है। तो वास्को डी गामा को बुलाया जाता है, वास्को डी गामा को पूछा जाता है कि भाई ढूंढ लोगे भारत को, बोले ढूंढ लेंगे। बोले देख लो, सोच लो एकदम पूरी तरीके से। कोलंबस भी गया था और वो पता नहीं कहाँ कौन सा देश ढूंढ के आ गया। बोले अरे आप तो चिंता ही मत करो, मैं सब भारत ढूंढ के आ जाऊँगा, आप तो मेरे साथ जो है कुछ तो आदमी भेज दो और कुछ मेरे साथ ये सामान लत्ता, कपड़े लत्ते, खाने पीने का सामान भेज दो। ठीक है, इस प्रकार से 1886 में ये वाली बात होती है। और फिर जो है पुर्तगाल से निकल पड़ता है कौन, वास्को डी गामा, और केप ऑफ गुड होप होते हुए। अभी आप कहोगे सर ये केप ऑफ गुड होप कहाँ है, तो देखिए ये है केप ऑफ गुड होप। यहाँ से पुर्तगाल से निकलता है ये, और इस प्रकार से जाते जाते यहाँ इस तरफ से निकलता है, आते 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 ये जो है ये है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अब आज भी एक केप ऑफ गुड होप नाम की जगह है, यहाँ पर ये आता है और यहाँ से फिर ये केनिया जाता है। केनिया से गुजराती व्यापारी को पकड़ता है। ये अपने साथ देखिए ट्रांसलेटर भी लेके आता है, वैसे जिन्हें कहते हैं दुभाषी, जो 102 ज़्यादा भाषा जानते हैं उनको। यहाँ देखिए इसको केप ऑफ गुड होप क्यों कहते हैं कि ये जब यहाँ पहुँचा तो इसको लगा कि हाँ भाई अपनी होप तो अपने पास है और यहाँ से आगे हम जा सकते हैं, तो इसलिए इसको केप ऑफ गुड होप कह दिया। यहाँ से ये कीनिया जाता है, कीनिया तंजानिया यहाँ पर देश है अफ्रीका में। वहाँ पर एक गुजराती सौदागर को ये पकड़ता है और सौदागर को कहता है भाई मेरे को जाना है भारत, पहुँचा दोगे, रास्ते जानते हो, बोले पहुँचा दूंगा। फिर ये उसको व्यापारी को, गुजराती व्यापारी को, सौदागर को साथ लेते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं कहाँ पर, कालीकट के तट पर, है ना। कालीकट के तट पर ये पहुँचते हैं और वहाँ पर जमोरिन नाम का एक राजा होता है, वो इनका स्वागत करता है बिलक बाकायदा फूल माला लेके कि आइए आइए वास्को डी गामा जी आइए, है ना। तो और इनके साथ क्योंकि द्विभाषी वगैरह हुआ करते थे, ट्रांसलेटर वगैरह, तो ये देखिए ये है वास्को डी गामा और ये इस प्रकार से अपना बेड़ा लेके भारत पहुंच चुका है। और ये आराम से आया था, इसलिए भारत को लसर बिलाई ने नहीं चाटा, इसलिए इसको भारत वहीं के वहीं मिल गया, है ना। अब इसको यहाँ पर मिल जाता है। अब्दुल मुनिक नाम का गुजराती व्यापारी होता है, उसकी सहायता से ये पहुँच जाता है 1498 में, कहाँ पर, कालीकट के बंदरगाह पर। वहाँ का राजा होता है जमोरिन। जमोरिन वैसे तो हिंदू शासक होता है और ये जो होता है पुर्तगाली लोग, गोरे चिट्टा आदमी उसने देखा पहली बार इतना। अब जमोरिन जहाँ का शासक था वहाँ तो उतने गोरे चिट्टे आदमी रहते नहीं है, मैं कोई रेसिस्ट वो बात नहीं कर रहा, पर इसको लगा यार क्या भगवान का अवतार है साक्षात, तो कितना गोरा चिट्टा है, इसकी पूरी उसकी आर्थिक पूजा वूजा की जाता है कि यार भगवान आ गए हमारे, तो यार इधर दरबार में क्या हमारा तो बरकत आएगी राज्य में। तो फिर इनको ले जाया जाता है और बढ़िया इनको आराम से उधर रखा जाता है। और जब इनको वहाँ पर रखा जाता है तो अरबी लोग जो है इसका विरोध करते हैं। अब अरबी लोगों को क्या दुकान पड़ा, अरबी लोगों को दुकान ये पड़ा कि अरब लोग जो थे पहले व्यापार करते थे भारत से, अरब में वो सामान लेके जाते थे। अरबी लोग कहाँ हैं, देखो मैप में समझाता हूँ आपको, ये देखो इत्थे, देखो इत्थे ये इंडिया है, यहाँ से अरबी लोग इधर सामान लेके जाते थे और यहाँ से यहाँ जेद्दा वगैरह होते थे, है ना, मस्कट हो गया, मैंने और आपको बहुत सारी जगह यहाँ पर बताई थी। यहाँ से अदन हो गया, यहाँ से ये सामान फिर भेजते थे इन लोगों को। तो ये मान लो भारत से 25 रुपये में लिया हमसे, फिर ये यहाँ पर ले जाके और यूरोपियों को ये बेच देते थे 2000 रुपये में। इस प्रकार से बहुत मुनाफा चला करता था, हद से ज़्यादा मुनाफा चला करता था। तो अब इनको पता लगे कि यार ये यूरोपीय तो सीधा भारत से व्यापार करने लगेंगे, तो हमारा व्यापार जाएगा तो ये विरोध करेंगे ही करेंगे, कल को आपका जाएगा तो आप भी करोगे। तो इस प्रकार से अरबी लोग इसका जो है विरोध करते हैं। फिर जमोरिन खूब दिनों तक यहाँ पर रहता है और फिर अपने साथ ये खूब सारे मसाले वगैरह लेके जाता है, जो बेड़ा लेके आया था ये जहाज़ों का, उनमें भर के, जैसे उनमें खासकर से काली मिर्च होती है। अब काली मिर्च जो है ये लेके जाता है यहाँ से और
वहाँ पर ले जाके 60 गुना दामों पर बेचता है ना। तो ये तो एकदम पूरा अमीर हो जाता है। इसको देख भाई साहब सब आदमियों को लगता है यार ये तो उधर पता नहीं क्या पैसा लूटा पड़ा के, भारत तो कितना अमीर है क्या नहीं है ना। उन लोगों को भी फिर ये लगता है कि यार हम लोग भी अब भारत के साथ व्यापार करने चलते हैं, हम भी जाएंगे। तो इस प्रकार से बाद में इनकी देखा देखी में अंग्रेज लोग, फ्रेंच लोग, डेनिश लोग, ये सब इनके देखा देखी में फिर भारत की ओर आते हैं। अब आप कहोगे सर इनको काली मिर्च की इतनी क्या जरूरत पड़ गई, ये कौन सी चाय बना के काली मिर्च में पीते थे। नहीं, ये क्या करते थे, मांस का सेवन इधर ज़्यादा करते हैं, समझ रहे हैं आप। ठंडा इलाका है, ठंडा इलाके में मांस खा के रखेंगे, और अगर मांस को ऐसा रख दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। उनमें मसाले वसाले डाल के रखो ना, अचार का टाइप का, तो वो नहीं ख़राब होएगा। तो इनको क्या है, और थोड़ा स्वाद भी बढ़िया आएगा, और उधर इनके यहाँ मसाले उगते नहीं हैं, तो इनको बहुत मज़ा आता था वो उन सब चीज़ों में। तो इस प्रकार से ये भारत में व्यापार करने आते थे, ठीक है। उसके बाद में एक और आदमी आता 13 जहाज़ों का बेड़ा लेकर, पेड्रो अल्वारेज, है ना। ये एक आदमी का नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। पेड्रो अल्वारेज नाम का एक व्यक्ति और आता है 1500 ईस्वी में 13 जहाज़ों का बेड़ा लेकर, और वो भी वहाँ पर जाकर खूब अमीर हो जाता है। उसके बाद में देखिए वास्को ड गामा का पेट नहीं भरा, अब तो इसे रास्ता भी पता लग गया। 1502 में ये वापस आता है और फिर से कालीकट में आता है, और कालीकट, कोचीन और कन्नानौर नाम की जगह है, वहाँ पर व्यापारिक केंद्र खोल देता बाकायदा। एक मिनट में पानी पी लूँ। वहाँ पर आके पूरा व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर देता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए पुर्तगालियों का स्थान जो है कोचीन, है ना, कालीकट और कन्नानौर हुआ करता था। ये देखिए ये स्थानों का नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से स्थान पे। यूपीएससी सवाल पूछ सकती है कि इनका जो है ठिकाना पहले कहाँ था, ब्रिटिशर्स का कहाँ था, डेनिश का कहाँ था, पुर्तगालियों को कहाँ था, है ना। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है और ऑलरेडी पूछा भी है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या कर दिया, फिर इनने बाद में इसका स्थान जो कोचीन हुआ करता था, कालीकट हुआ करता था, इसका स्थान बाद में किसने ले लिया, गोवा ने ले लिया। और गोवा में तो पुर्तगाली 1962 तक हुआ करते थे। 1962 में ऑपरेशन पोलो चला के हमने पुर्तगालियों से गोवा छीना था। समझ में आई आपको बात, ठीक है। अब देखिए, अब जब इनका यहाँ पर अच्छा खासा व्यापार होने लगा तो पुर्तगाल के राजा को लगा कि भैया हमारे व्यापारी वहाँ रहते हैं, तो हमारे व्यापारियों की हेल्प के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को वहाँ क्या करना चाहिए, सैनिक वगैरह भी तैनात करने चाहिए। जैसे आज भी हम अदन की खाड़ी वगैरह जो है, सोमालिया वाला तट है, फारस की खाड़ी है, वहाँ पर हम अपनी नौसेना जो है वहाँ पर तैनात करके रखते हैं, क्योंकि अपने व्यापारी लोग वहाँ पर बहुत रहते हैं और वहाँ से बहुत व्यापार आना जाना होता है। तो वहाँ से कोई लुटेरे लूट ना ले, कोई हमला ना कर दे, इसके लिए हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी सेना तैनात रखते हैं। तो ये लोग भी भारत में अपनी सेना तैनात कर देते हैं। और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा नाम का एक पुर्तगाली व्यक्ति होता है, उसको भारत का पहला गवर्नर बना दिया जाता है कि भैया आप भारत के जितने भी एरिया है ना हमारा पुर्तगालियों का, वो अब आपके संरक्षण में है, आप उसकी देखरेख करोगे, ठीक है ना। तो अल्मीडा साहब को पहला गवर्नर बना दिया जाता है भारत का। और उसके काल में जो अल्बुकर्क हुआ करता था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, आप पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो एग्जाम में भी अल्मीडा और अल्बुकर्क लिख सकते हो। अपने कौन से नाना दादा लगते हैं कि हम इनको श्री और वो लगा के बोलेंगे। तो अल्मीडा जो है वो पहला गवर्नर बन जाता है, और अल्मीडा के काल में सेना का कमांडर कौन होता है, अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति होता है। उसके बाद देखिए फिर अल्बुकर्क को अल्मीडा के बाद में 1509 में भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बना दिया जाता है। और अल्बुकर्क क्या करता है, 1510 ईस्वी में बीजापुर का जो शासक होता है उससे गोवा छीन लेता है। मैंने जब आपको ये बता रहा था, आपको बीजापुर, गोलकुंडा और ये, तब भी मैं आपको बता रहा था कि इनकी सीमाएं याद रखना। देखिए किसकी किधर किधर है ना। तो बीजापुर का जो सुल्तान होता है, देखिए ये है बीजापुर, और बीजापुर देखिए गोवा वाला क्षेत्र बीजापुर के पास पड़ता है ना। तो बीजापुर के सम्राट से, शासक से ये गोवा छीन लेता है। कौन छीन लेता है, अल्बुकर्क छीन लेता है। ये सेंटेंस याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे यूपीएससी ने ये सेंटेंस पे क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो अपनी जो कम्युनिटी टैब है उस पर सुबह सुबह मैं एक क्वेश्चन डालता हूँ, तो वो क्वेश्चन जो है आप देखना, वहाँ पर ये क्वेश्चन सुबह मैं डालूंगा ये, जिससे कि आपको एक दिशा मिलेगी कि हाँ सर सही दिशा में पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। देखिए यूपीएससी की तैयारी में आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत करना। अगर आपने भरोसा किया किसी पे भी, मात खा जाओगे, है ना। तो ये अल्बुकर्क है, ये गोवा छीन लेता किससे, बीजापुर के शासक से। ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट पूछ लिया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए नूनो डी कूना साहब को बनाया जाता है यहाँ का गवर्नर, जो अपनी राजधानी को कोचीन से कहाँ ले जाता है, गोवा पर
ले जाता है और गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह, उससे दीव और बसीन जो है वो ले लेता है। कौन? अब देखिए ये जब सेंटेंस पूछ सकता है तो ये सेंटेंस भी पूछा जा सकता है। तो जो नूनो डी कुन्हा हुआ करता था ना, नूनो डी कुन्हा, नाम इनके ऐसे ही हैं, क्या करें। तो नूनो डी कुन्हा जो है, कुन्हा समझो आप। तो कुन्हा साहब जो, कान्हा साहब जो आपने समझो, ये कान्हा जी जो थे, कान्हा जी क्या कर लेते हैं, इधर आके बहादुर शाह होता है गुजरात का, उससे दीव और बसीन नाम का जो क्षेत्र है वो ये प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और राजधानी कोचीन से ये गोवा ले जाता है। कौन? कान्हा जी। नूनोडी कान्हा जी होते हैं ना, ये आप तो अपने हिंदी वाले भाषा में समझो, अपने देसी में। तो कान्हा जी जो है वो छीन लेते हैं, दीव और बसीन ले लेते हैं गुजरात के शासक बहादुर शाह से, और अल्बुकर्क बीजापुर के शासक से गोवा छीन लेता है। और ये गुजरात का शासक बहादुर शाह होता है ना, उससे दीव और बसीन ले लेता है। कौन? कान्हा जी। ठीक है, उसके बाद में अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बनता है ना। जैसे रोमन डिसूजा है ना, अपने भी रोमन है कि रेमन डिसूजा है, कोई तो एक अपने यहाँ डांसर है एक। तो अल्फांसो डिसूजा जो है वो भारत का गवर्नर उसके बाद में बनता है। और उसके काल में बाद में देखिए एक जेसुइट संत होते हैं फ्रांसिस्को जेवियर जो है इनके काल में भारत में आते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर इनकी कॉलोनियाँ हुआ करती थी, किनकी? अलग अलग, देखो इन क्षेत्रों में मैप में भी और आगे बताऊंगा, पुर्तगालियों की। ये देखिए फ्रांसिस्को जेवियर है ना, संत फ्रांसिस जेवियर, ये व्यक्ति फ्रांसिस्को जेवियर है। और ये उनके साथ भारत में आया था। किसके साथ में? डिसूजा साहब के साथ में भारत आता है। और अल्बुकर्क के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने पश्चिमी तट पर दमन, सालसेट, बम्बई और मद्रास के निकट थोम और बंगाल में हुगली, इस प्रकार की अलग अलग जगहों में ये अपनी बस्तियां बसा लेते हैं। कौन? पुर्तगाली लोग। तो दमन में बसा लिया। दीव जो है पहले कान्हा जी ने ले लिया था, बसीन और दीव गुजरात के शासक से। तो कान्हा जी ने दीव ले लिया, दमन फिर और आज जो इनके उत्तराधिकारी है वो दमन ले लेते हैं। सालसेट, बम्बई, मद्रास के पास में थोम नाम की जगह होती है वो, और बंगाल में हुगली नाम की जगह होती है वो, सारी बस्तियां जो है इनके उत्तराधिकारी भारत के लोगों से छीन छीन के अपनी बना लेते हैं। ठीक है, अब ये संत फ्रांसिस जेवियर भारत में आए थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे तो पता नहीं कितने संत आएंगे, हर संत के बारे में जानने की जरूरत है? नहीं, ये वाले संत जो हैं थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए यूपीएससी ने इन पे क्वेश्चन भी पूछ लिया था, पूरा इनकी जीवन वृत्ति पूछ ली थी यूपीएससी ने। तो देखिए 7 अप्रैल 1506 को स्पेन में ये पैदा हुए। पुर्तगाल के राजा ने इनको बुलाया कि भाई साहब एक काम करो, आपको जाना है पूर्व दिशा में और वहाँ पर जाके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है ना। तो और जो रोमन पोप हुआ करते थे, तो पोप की सहायता से, और वहाँ का राजा जो था जॉन तृतीय है पुर्तगाल का, उसकी आदेश पर ये आते हैं भारत में 1541 ईस्वी में, है ना। डिसूजा साहब के साथ ये भारत में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आके गोवा में आकर ये रहते हैं, और गोवा के राजा का अधिकार, जो गोवा हुआ करता था उस टाइम में पुर्तगाल के अधिकार में हुआ करता था, और गोवा में आके अपने मिशनरी का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। मिशनरी का मतलब क्या होता है? कोई मशीन लेके नहीं आए थे। मिशनरी का मतलब होता है अपने ईसाई धर्म का जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं, जो अशिक्षा वगैरह होती है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, है ना। और जो अंधविश्वास भारत में हुआ करते थे उनको ये दूर करने का प्रयास करते हैं, और अपने वाले जो अंधविश्वास थे वो थोपने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं ना बात आप? मतलब भारत में अगर हमारी कोई मान्यता है कि इस प्रकार से हनुमान जी उड़ के जाते थे तो उसको गलत साबित करेंगे, पर ये अपना बता देंगे कि ईसा मसीह जो है वो एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठ के आते हैं। इस प्रकार से ये अपना अंधविश्वास हम पे थोप रहे थे, यही इनका काम हुआ करता था। फिर देखिए गोवा से ये मद्रास जाते हैं, त्रावणकोर जाते हैं। ठीक है, फिर भारत में इनका पेट नहीं भरता तो ये मलाया प्रायद्वीप जाते हैं। मलाया प्रायद्वीप मतलब वही इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, उधर जो मलेशिया वगैरह क्षेत्र हुआ करता था वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में इनका पेट नहीं भरता तो ये जापान में जाते हैं। ठीक है, और जापान में जाकर भी इनका पेट नहीं भरता तो ये फिर बाद में जाते हैं कहाँ पर? चीन में। और इनको देखिए भाषा नहीं आती थी फिर भी जाते थे, कोई नहीं भाषा तो मैं किसी दूसरे से सीख लूँगा या किसी और से अनुवाद करवा लूँगा, मगर जाऊँगा जरूर। तो देखिए भारत आए, गोवा में, भारत में गोवा, फिर वहाँ से भारत में मद्रास, त्रावणकोर गए, वहाँ से मलाई प्रायद्वीप गए, वहाँ पेट नहीं भरा तो जापान गए। जापान में भी इनका पेट नहीं भरा तो ये कहाँ जाते हैं? ये चले जाते हैं चीन में। और चीन में जब चीन में इनका पेट भर जाता है, क्योंकि चीन में ये बीमार हो जाते हैं और चीन में टपक जाते हैं।
है ना। देखिए मेरे शब्दों को आप वैसे बुरा दिल पे मत लेना, वो पढ़ाने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब ये चीन में जाते हैं, चीन में इनको ठंड लग जाती है, और चीन में ठंड लगी तो बुखार की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है चीन में। यूपीएससी ने स्टेटमेंट पूछ लिया था कि इनकी मृत्यु भारत में हुई थी। देखिए ये पूछना तो यूपीएससी ने नहीं चाहिए, ऐसे कितने संतों के बारे में बैठ के इधर पढ़ते रहेंगे, कहाँ मरा कहाँ जिया, हमें क्या मतलब है यार कोई कहाँ मर रहा है कहाँ जी रहा है। तो यूपीएससी का अत्याचार है भाई, क्या कर सकते हैं, पूछा है तो भाई पढ़ रहे हैं। तो चीन में ये मर जाते हैं, और चीन में मरने के बाद में देखो इनकी जो अस्थियां होती हैं उनको ले आया जाता है भारत, और भारत में लाके गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नाम से एक चर्च है। देखिए ऐसे उस चर्च में इनकी अस्थियां जो है वहाँ पर दफन कर दी जाती हैं, और अभी भी देखिए वहाँ पर इनकी अस्थियों को कभी कभी बाहर निकाला जाता है, और फिर उनका आदर सम्मान तमाम तामझाम किया जाता है, इस प्रकार से इनका, है ना। तो आप ये जान सकते हैं कि कहाँ से आए थे, ये पुर्तगाल से, पुर्तगाल के राजा के आदेश पर हुआ करते थे, स्पेन के पुर्तगाल के राजा के आदेश पर और वहाँ के पोप की सहायता से ये भारत आते हैं। भारत में गोवा आके पहुँचते हैं, गोवा में इनका पेट नहीं भरता तो मद्रास जाते हैं, त्रावणकोर जाते हैं, वहाँ भी इनका मन नहीं भरता कि भाई मैं तो और अंधविश्वास फैलाऊंगा, अपने वाले अंधविश्वास फैलाऊंगा तथा कथित ज्ञान फैलाने के लिए फिर ये जाते हैं मलाय प्रायद्वीप, और मलाय प्रायद्वीप से भी इनका पेट नहीं भरता तो जापान जाते हैं, जापान के में पेट नहीं भरता तो चीन जाते हैं, और चीन में तो बड़ों बड़ों के पेट भर गए तो फिर ये चीन में बुखार की वजह से सांप पकड़ लेते हैं, और फिर मर गए तो इनकी अस्थियाँ ले आएगी भारत में, और भारत में आके ये वाला एक इनके ऊपर यहाँ पर एक चर्च बना दिया गया, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये चर्च का नाम भी याद रख लेना, थोड़ा सा कठिन है पर 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बॉम जीसस याद रख लो आप तो, कि बॉम ही आदमी था भाई साहब, ये खतरनाक आदमी था, इधर से उधर घूमता रहता था ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए। किसने इनको ठेकेदारी दे दी पता नहीं ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, हमने और आपने तो दी नहीं, ठीक है ना। ये कुछ देखिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो फ्रांसिस जेवियर के बारे में जान लिया, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई उनका आगमन का क्रम आपको याद रखना है, यूपीएससी पूछ सकती है। आपको लगेगा सर कैसे एसएससी वाले आप बात कर रहे हो, तो आप घमंड में मत रहना, घमंड बड़े बड़ों का चकनाचूर हो गया है, घमंड रावण का भी नहीं रहा तो आपका क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर आपको घमंड है तो 2023 का 2022 का यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। जिस क्रम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मान लो उसी क्रम में आए ये लोग। तो आप तो इतना याद करना कि एग्ज़ाम में कि सर ने पहले कौन सा पढ़ाया था और बाद में किसकी कहानी बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग आए होंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आए हैं डच, फिर आए हैं अंग्रेज, और अंग्रेजों के बाद में आएंगे डेनिश, और फिर आएंगे फ्रांसीसी। ठीक है, हर चीज़ में ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को याद करना भी सीखो। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। अंग्रेज इनके बीच में आए थे 5 लोगों के। फिर देखिए अल्बुकर्क जो था ना, वो भारत में जो कंपनी का आधार था उसको बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए करता क्या है, ये जो वहाँ के लोग होते हैं ना पुर्तगाल, इनको कहता है कि आप भारतीय स्त्रियाँ जो है ना उनसे विवाह कर लो आप। तो फ़ायदा क्या होगा, एक तो उनको लगेगा कि भारत के लोगों को कि देखो ये तो अपने जैसे ही आदमी, देखो बेचारे हमारे भाई बंधु सगे संबंधी हैं, हमारे दामाद हैं, हमारे चाचा ताऊ फूफा, कुछ ना कुछ तो लगेंगे फिर हम इनके। तो इस प्रकार से भारत में समाज में रहने के लिए ये बोलता है कि भारत की स्त्रियों से विवाह करो आप, तो है ना। तो इस प्रकार से विवाह करो और बच्चे पैदा करो ताकि अपना संबंध जो है अच्छा खासा बन जाए यहाँ पर। और जो अल्बुकर्क था, है अल्बुकर्क ने ही तो छीना था वो बीजापुर के सम्राट से गोवा, है ना। तो याद रखना, अल्मीडा पहले था, फिर अल्बुकर्क था, फिर कान्हा जी आते हैं। कान्हा जी गोवा के जो होते हैं शासक, कान्हा जी मतलब कूनो जो था वो, तो कान्हा जी बहादुर शाह से, जो गुजरात का शासक होता है, बसीन और दमन छीन लेता है ना। वो याद रखना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर पुर्तगाली जो ईसाई मिशनरियाँ हुआ करती थी, उन्होंने धर्म न्यायाधिकरण व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी। छोड़ो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद में ये लोग देखिए कितने होशियार आदमी हैं, ये यहाँ पर आ जाते हैं, गोवा पर अपना कब्जा कर लेते हैं, पश्चिमी तट पर पूरे पर कब्जा कर लेते हैं, कोचीन में, कालीकट में, सालसेट में, ये सब जगह अपना कब्जा कर लेते हैं। दमन हो गया, गोवा, गुजरात, सब जगह कर लेते हैं। अब ये करते क्या है, यहाँ पर कहते हैं कि हमने कारतेज व्यवस्था लागू की है। अब कारतेज व्यवस्था क्या हुआ करती थी, मैप कहाँ गया, मैप से समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ समझाता हूँ, ये अपना भारत में। अब मान लो भारत का कोई व्यापारी इधर से जहाज लेके जा रहा है ना, तो ये यूरोपीय आदमी क्या, ये पुर्तगाली लोग क्या करें, भाई रोको रोको रोको, हाथ देंगे उसको और टोल टैक्स लेंगे उससे कि आप इधर से जा रहे हो ना गुजर के, आप हमें टोल टैक्स दो।
किस बात का टोल टैक्स भाई? बोले हम आपको यहाँ सुरक्षा प्रदान करने। आपसे सुरक्षा किसने मांगी? बोले आप मांगो कि नहीं मांगो, हम तो आपको सुरक्षा देंगे। जैसे आज अमेरिका करता है ना, वो दूसरे देशों को सुरक्षा देने का ठेका ले रखा है उसने। जैसे वो नॉर्थ कोरिया को बोलता है कि आप जो है सारी मिसाइल समंदर में फेंक दो, आपको सुरक्षा हम देंगे। पर वो कहता है कि तू होता कौन है मेरे भाई सुरक्षा देने वाले, मैं खुद कर लूँगा अपनी सुरक्षा। इस प्रकार से वो करते थे। और तो और छोड़ो, कितने हंसी मजाक की बात है कि अकबर जो है, अकबर महान, अपने राजा, भारत के सम्राट, तो अकबर भी जब इधर से एक बार यहाँ से व्यापार करता तो अकबर तक को कारतेज खरीदना पड़ता है। कारतेज मतलब वो अनुमति पत्र होता था कि आप जा सकते हो यहाँ से, पैसा लगता था उसका। अकबर को तो खरीदना पड़ा। हमारा ही भारत, हमारा ही राजा, और हम ही लोगों को ये सुरक्षा दे रहे हैं, उसके नाम पे हमसे ये पैसे लूटा करते थे। तो ये थी कारतेज व्यवस्था। ठीक है, तो ये कारतेज व्यवस्था लागू उन्होंने करी, अकबर तक से वसूल लिया। तो आम आदमी की, आपकी और हमारी तो औकात ही क्या थी। ठीक है, सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित करी? ऐसे छोटे छोटे फैक्ट याद रखना। 1556 में सबसे पहले पुर्तगाली लोगों ने ही प्रिंटिंग प्रेस अपने यहाँ शुरू की थी। उससे पहले प्रिंटिंग प्रेस अपने यहाँ नहीं हुआ करती थी, है ना। फिर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो पुलिकट को अपना महत्वपूर्ण जो स्थान बनाती है और वहाँ पर अपना सिक्का डालती है, जिसे कहते हैं स्वर्ण पैगोडा। ये जब डच पढ़ेंगे अभी तब देखेंगे। फिर भारत से वस्त्रों को निर्यात को, अगर कोई भारत से जो वस्त्र निर्यात करते हैं हम पश्चिमी देशों में करते थे उस टाइम पे, और बस बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, तो उनको प्रमुख मत बनाने का या उनको फेमस करने का काम किसने किया था? तो वो डच लोगों ने ही किया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसी ने ये काम किया था कि भारत के जो कपड़े हुआ करते थे उनको फेमस बनाने का काम, ब्रांड बनाने का काम इन्हीं डच लोगों ने किया था पश्चिमी देशों में। ठीक है, अब 1632 में होता है गोलकुंडा का सुल्तान, उसने सुल्तान से अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया था। सुनहरा फरमान का मतलब क्या है? उसमें भाई आप जो है यहाँ से बिना चुंगी के या बहुत कम चुंगी पे आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ से यूपीएससी ने स्टेटमेंट बना दिया था सीधा उठा के कि फ्रांसिस डे नामक ब्रिटिश अधिकारी ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास छीन लिया था या मद्रास प्राप्त किया था। अब वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी की जगह फ्रांसिस अधिकारी लिख दिया या कुछ ऐसा दूसरा वर्ड यूज कर लिया था। लोगों को लगा कि फ्रांसिस डे नाम का आदमी इसलिए फ्रांस का होगा। समझ रहे आप बात? पूछ लिया था यूपीएससी ने। तो 1639 में फ्रांसिस डे नाम का व्यक्ति हुआ करता था, वो था ब्रिटिश अधिकारी, और वो चंद्रगिरी के शासक से मद्रास जो है उसको प्राप्त कर लेता है, मद्रास उससे ले लेता है। कौन ले लेता है? फ्रांसिस डे। तो आज हमने किस किस का देख लिया, कौन कौन क्या ले लेता है। पहले पुर्तगालियों में हमने देखा अल्मीड़ा, उसने क्या किया, कोचिन कालीकट वगैरह में रहता था। फिर गोवा पर कब्जा वगैरह कर लिया जाता है इसके द्वारा। फिर आता है अल्बुकर्क जो है ना, ये गोवा छीन लेता है। किससे छीन लेता है? लठ के दम पे बीजापुर का जो सुल्तान होता है उससे गोवा छीन लेता है। फिर कूनो करके एक व्यक्ति आता है, या हम तो कान्हा जी याद कर रहे हैं, कान्हा जी आते हैं। कान्हा जी साहब क्या करते हैं? कान्हा जी आके यहाँ से जो बहादुर शाह होता है, बहादुर शाह से बसीन और दमन ये छीन लेता है ना। उसके बाद में कौन आता है? डिसूजा साहब आते हैं। डिसूजा साहब के काल में फ्रांसिस जेवियर आते हैं, और वो जेवियर के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी कि ज्ञान फैलाने की उनको बहुत चुल हुआ करती थी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हमने देख लिया, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है फ्रांसिस डे, ये ब्रिटिश अधिकारी, ये चंद्रगिरी का जो राजा होता था उस राजा से ये मद्रास को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब चले आगे। अब हमने देख लिया पुर्तगालियों के बारे में, अच्छी खासी जानकारी हासिल कर ली। इतनी हासिल करना काफ़ी है, इतना याद रख लोगे तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब जो पुर्तगालियों को देखा, भाई ये तो अमीर हो रहे हैं, तो पड़ोसियों को देख के पड़ोसी भी जलता ही है, देखे यार ये अमीर हो रहा है, ये कहाँ से अमीर हो रहा है? दिल्ली जाके अमीर हो रहा है। तो दिल्ली में पैसा पता नहीं ऐसे पड़ा है कि पेड़ पे लग रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में आके फिर वो भी आते हैं। पता लगता है कि यहाँ पर तो पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, कमाना पड़ता है मेहनत से। तो इनको भी लग रहा था कि यार ये तो सोना उगल रहे हैं इनकी तो भाई ज़मीन कतई। तो ये लोग भी आते हैं भारत में। वहाँ के संसद एक आदेश पारित करती है कि जाओ और फतेह करो पूरे ईस्ट इंडिया जो है ना, ईस्ट मतलब उनको तो सारा इंडिया लगता था, ले दे के सारा उनको। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी जाती है 1602 ईस्वी में, और उसको आदेश दे दिया जाता है कि जितना भी पूर्वी जगह था ना, भारत नहीं, भारत जापान जो भी आपको देश दिख रहा है पूर्व में, वहाँ जाओ और दुनिया को वहाँ पर
जो मार काट करनी है मार काट करो, वहाँ पर कोई दुर्ग बनाना है दुर्ग बनाओ, लोगों को गुलाम बनाना गुलाम बनाओ, और अब आप तो बस पैसा ला के हमें दो। यह आदेश दे दिया जाता है किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, डच संसद के द्वारा। अब आप कहोगे सर ये डच नाम का देश तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो नहीं सुना है। हॉलैंड नाम का देश सुना है आपने? आप कहोगे सर वो भी नहीं सुना है। हॉलैंड नाम का देश अभी भी नहीं है। जब हम वो पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आप हॉलैंड नाम के देश के बारे में या हॉलैंड नाम के राज्य के बारे में सुनोगे। तो नीदरलैंड्स का नाम सुना आपने? अब ये मत कहना कि नहीं सुना है, विद्या माता की कसम आपको। तो जो नीदरलैंड्स नाम का देश है ना, वही है डच। तो ये देखो, ये है अपना आयरलैंड, ये है यूनाइटेड किंगडम, ये फ्रांस है, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। सबसे पहले स्पेन है ना, और फिर पुर्तगाल से वास्को डी गामा आए थे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर आपको एक देश दिखेगा नीदरलैंड्स। तो ये नीदरलैंड्स हुआ करता था ना, यही पहले इनको हॉलैंड कहते थे और यहाँ के लोगों को कहते हैं डच। तो डच लोग जो है 1602 ईस्वी में इनकी कंपनी को आदेश दे दिया जाता है कि जाओ और फतेह करो। फिर डच लोग भारत में आते हैं और मसूलीपट्टनम जो है वहाँ पर आके अपना कारखाना शुरू कर देते हैं। कारखाने का मतलब है कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगा देते ये कोई लोहा और इस्पात बनाने की, नहीं। कारखाने का मतलब था जो फैक्टर से शब्द से निकला है, फैक्ट्रीज है ना। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो वो ये सब चीज़ें जहाँ इकट्ठा हो गई वो लोगों को ये फैक्ट्री कह देते हैं। तो मसूलीपट्टनम में ये आके सबसे पहले अपना कारखाना लगाते हैं। और भी इनकी लोकेशन, अगर आप मेरी पूरी सीरीज पढ़ते आ जाए तो आपको मैं मसूलीपट्टनम कहूँ और आपका दिमाग में आ जाए कि मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहाँ हुआ करता था, पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर, कहाँ पर, दिमाग में आ जाना चाहिए आपके। बाकी तो मैं अभी मैप में और आगे बताऊंगा ही आपको। तो मसूलीपट्टनम में आके पहला कारखाना शुरू करते हैं डच लोग। और पुर्तगाली लोग कहाँ आते हैं? कालीकट में, ठीक है। उसके बाद में पुलिकट में आते हैं, फिर सूरत में, और फिर विमलीपट्टनम में आते हैं। इसके बाद में कारिकल, चिनसुरा और कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टिनम, फिर कोचीन। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं, जैसे भारत इनके बाप का हो। एक मिनट पानी पी लो। अब देखिए 17वीं शताब्दी में जो पूर्व की सबसे पहले कौन महत्वपूर्ण कंपनी हुआ करती थी? पुर्तगाल वाले वो कंपनी हुआ करती थी। पुर्तगाल को इन्होंने मतलब व्यापारिक शक्ति के रूप में उसको पीछे छोड़ दिया। और ये डच जो तो हुआ करते थे कंपनी, ये डच कंपनी उनसे भी आगे निकल जाती है। और 1690 ईस्वी तक भारत में इनका प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था? पुलिकट। तो ये पुलिकट जो है इनका मेन केंद्र हुआ करता था। ये आप भूलना मत, पुलिकट बोले तो डच लोगों का हुआ करता था। और इनका पुर्तगालियों का फिर मेन क्या हो गया था? पहले कालीकट था, बाद में गोवा हो गया था इनका, ये याद रखना। कोचीन फिर गोवा उनका हो जाता है। अब देखिए इसके बाद नागापट्टिनम हो जाता है ना। और 17वीं शताब्दी के मध्य में आते आते अंग्रेज जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने लगे थे। और बाद में भारत में 60-70 वर्ष तक अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में थोड़ा सा चलता रहता है। और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच शक्ति जो है अंग्रेजों के सामने कमज़ोर पड़ जाती है और अंग्रेजों के सामने ये आत्मसमर्पण कर देते हैं और यहाँ से विदाई ले लेते हैं कि भैया हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, है ना। इस प्रकार से ये परदेशी हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर डच फैक्ट्री कहाँ थी? तो ये देखिए कोचीन में डच फैक्ट्री हुआ करती थी। ये सूरत है तापी नदी के किनारे, यहाँ पर हुआ करती थी डच फैक्ट्री। फिर देखिए ये नागापट्टिनम आज के तमिलनाडु में, ये कराईकल तमिलनाडु में आज के, ये मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम ये आज के तमिलनाडु में हुआ करता था। ये पुलिकट आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, ठीक है। और ये विमलीपट्टनम जो आपको बताया गया था, विमलीपट्टनम पहली बार नाम सुना होगा मैंने भी। तो विमलीपट्टनम जो है वो देखिए यहाँ पर हुआ करता था, ये है अपना आंध्र प्रदेश में। फिर ये बालासोर उड़ीसा में हुआ करता था। और ये जो है ये चिनसुक करके एक जगह थी ना, वो है अपने पश्चिमी बंगाल में। तो देखिए ये जो जगह है चिनसुरा, तो ये चिनसुरा जगह कहाँ थी? पश्चिमी बंगाल में हुआ करती थी। तो मैंने आपको इनकी सारी कॉलोनी दिखा दी कि भारत में आके कहाँ कहाँ ये रहना इन्होंने शुरू करा था। फिर से देख लेते हैं। पहले ये सबसे पहले सूरत में, सबसे पहले तो ये आते हैं तो अपना एक केंद्र बनाते हैं। किसको? इनका मुख्य केंद्र तो हुआ करता था पुलिकट। तो पुलिकट याद रखना, पुलिकट में इनका केंद्र हुआ करता था। 1610 ईस्वी में यहाँ ये आ जाते हैं। उसके बाद में ये देखिए सूरत में जाते हैं। सूरत में जाने के बाद में ये आ जाते हैं
तो कोचीन, कराईकल, नागापट्टिनम, मसूलीपट्टनम, विमलीपट्टनम, बालासोर और चिंसुरा। ये चिंसुरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से ये इनके जगह याद रखना है कौन कौन से, ये कहाँ कहाँ हुआ करते थे। और पुर्तगाली कहाँ थे? पुर्तगाली लोग तो देखिए मैक्सिमम पश्चिमी तट पर ज़्यादातर ये हुआ करते थे। फिर मद्रास जो है वो भी छीन लिया जाता है इनके द्वारा। तो फ्रॉम मद्रास तो थोड़ी अंग्रेज जो है वो लोग छीनते हैं। इनका एक बार और देख लेना पुर्तगाली लोगों का। पश्चिमी तट पर देखिए पुर्तगाली लोगों की बस्तियां ज़्यादा हुआ करती थी। गोवा इनका मुख्य केंद्र हुआ करता था। मुख्य केंद्र आप तो याद रखना, छोटे मोटे तो जो है वो हो ही जाएंगे। केरला के तट पर पहले आए थे तो यहीं ज़्यादा होंगे। ये गोवा है तो गोवा के तट पर गुजरात वाला क्षेत्र है वो भी इनने छीन लिया था, है ना। किसने कौन सा छीना था वो याद रखना आपको। डच का हो गया। अब एक थोड़े से फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, वो फैक्ट भी आप देख लीजिए। 1698 में ब्रिटिश कंपनी ने 1200 रुपये दिए और कालिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर, ये 3 गांव हुआ करते थे। कालिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर नाम के जो गांव हुआ करते थे, 1200 रुपये में खरीद लिए वहाँ के ज़मींदार से। और फिर वहाँ पर इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम, है ना। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज भी फिर आगे जाके वहाँ पर बनती है। तो फोर्ट अपना किला इन्होंने बना लिया था 1200 रुपये की कीमत देकर, ठीक है। पुर्तगालियों ने देखिए कारतूस व्यवस्था लागू की थी और अकबर ने भी खरीदा था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पुर्तगाली लोग जो है आलू, तंबाकू और मक्का भारत में लेके आते हैं। और ये कहाँ की है वैसे फसलें? मध्य अमेरिका की हुआ करती थी, है ना। पुर्तगाल के जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें क्रूसेडो कहा जाता था। और इटली के जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें फ्लोरिन और डुकाट कहा जाता था। याद रह जाएगा। पुर्तगाल के सोने के सिक्के क्रूसेडो होते थे और इटली के फ्लोरिन और डुकाट कहलाते थे, ठीक है। पुर्तगालियों के साथ ही भारत में आया जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। अब आप कहोगे सर गोथिक स्थापत्य कला कौन सी होते हैं? अरे ब्रिटिश, ये हॉलीवुड की मूवी जो आपने नहीं देखा होगा, इस प्रकार के वो चर्च वगैरह के ऊपर ये सब बने होते हैं। इस प्रकार की शैली जो बनी होती है भारत में, क्या इस प्रकार से बनी होती है ना, पूरी आर्क ये साफ साफ देखिए ऐसे चोंच से निकली होती है, ये गोथिक कला होती है। अभी आप गूगल करो गोथिक कला कैसी होती है, आपको पता लग जाएगा। ये किसने शुरू करी थी? पुर्तगाली लोगों ने शुरू करी थी, ठीक है। चिंसू राजा हुआ करता था, वो डच फोर्ट को गुस्तावल फोर्ट तथा नेकपट्टनम के फोर्ट को सेंट फोर्ट डेविड कहा जाता था। ये कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चिंसुरा कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। और डच लोगों का केंद्र ये हुआ करता था, इतना याद रख लेना। 1662 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और डच लोगों को 3.5% की चुंगी पर बंगाल और बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया था डच लोगों को। आप तो करो व्यापार, ये भारत के राजा ऐसे ही हुआ करते थे, है ना। तो ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए अलग अलग कंपनियों के स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आज हमने पोर्चुगीज़ पढ़ा है, तो पोर्चुगीज़ का देख लीजिए, जहाँ जहाँ पी लिखा है, दीव जो है ये रहा, दमन और दीव उत्तराधिकारी ने बाद में इनसे छीन लिया था। दमन जो है कान्हा जी ने छीन लिया था इनसे। तारापोर ये रहा, पुर्तगाली लोगों ने छीन लिया था, ठीक है। फिर ये है गोवा, पुर्तगालियों का उसमें हुआ करता था। ये कनानूर, ठीक है। ये कालीकट और कोचीन इनका हुआ करता था। यहाँ पर आओ तो यनम, ये जो है पांडिचेरी जो देश जो अपना राज्य है उसमें है, केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी वहाँ। तो पूर्वी तट पर इनका कम ही हुआ करता था पुर्तगालियों का, इनका पश्चिमी तट पर ज़्यादा हुआ करता था, खासतौर से केरल वाले तट के ऊपर, है ना। तो याद रख लेना कालीकट, कोचीन, कनानूर, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे देखो तो आप दमन देख सकते हो, फिर यहाँ पर दीव देख सकते हो, तारापुर देख सकते हो, है ना। फिर आज हमने क्या पढ़ा? डच पढ़े। तो डच कहाँ कहाँ हुआ करते थे? जहाँ जहाँ डी लिखा है। और डच लोग ज़्यादातर कहाँ हुआ करते थे? पूर्वी तट पे हुआ करते थे। मसूलीपट्टनम हो गया, यहाँ पर सूरत में भी हुआ करते थे डच, है ना। फिर पुलिकट में तो मेन इनका वही हुआ करता था, नागापट्टिनम में था, ठीक है। बालासोर में इनका हुआ करता था डच लोगों का, ठीक है। और चिंसुरा जो पश्चिम बंगाल में था वहाँ पर भी डच लोगों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो आज जो है वहाँ हमने देख लिया पुर्तगाली, क्रिस्टोफर कोलंबस आया था, वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा भारत में आया था, ठीक है। पुर्तगाली कंपनी आई थी। फिर इनके बाद में आती है डच कंपनी। और इनके कौन कौन से राजा ने कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन से क्षेत्र जीते और कौन से गवर्नर ने कौन सा राजा से जो क्षेत्र जीता, वो एक एक याद रखना आपको। फ्रांसिस जेवियर जो संत है उनके बारे में मैंने आपको बताया, वो फ्रांसिस जेवियर संत वाली बातें याद रखना। बाकी की जो कंपनियां हैं वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, है ना। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। और अगर मैं सब आपको आज ही पढ़ा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा। पढ़ाने के लिए तो लेक्चर देखिए थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, पढ़ा देता, पर नहीं, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक।
तो अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, जो कि आपको बिल्कुल चाहिए होगी क्योंकि बहुत सारी जगह से मैं कंपाइल करके लाया हूँ, तो आपको ये लोकेशन वगैरह सब देखने को मिल जाएगी। यही डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और कोई दूसरी किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बढ़िया से आपको ये काम आएगा प्रीलिम्स मेंस जिसमें भी आप तैयारी करो। तो आप जाइए, अपना टेलीग्राम पे चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। आपके सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने चैनल की लिंक डाल दी है, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपके आस पड़ोस में भाई बंधु दोस्त मित्र सखा कोई भी जो है IAS की तैयारी कर रहा हो, PCS की तैयारी कर रहा हो या फालतू बैठा हो, तो उसको ये आप बता देना, ताकि कुछ तो दो ज्ञान की बातें उससे भी मिल जाए जो मेरे पास है अल्लाह के रहम से, है ना। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।